हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेम स्टडी सेंटर। तो देखिए, ये हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी का स्पेशल क्लास है, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं पिछले 4 सालों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक ही क्लास में आपको चारों साल के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 2024 के प्रश्न के बारे में, उसके बाद 2023, उसके बाद 2022, उसके बाद हम लोग 2019। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अब बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि 2021 और 20 वाला कहाँ गया। तो हम आपको बता दें कि कोरोना के कारण यहाँ पे 2020 और 21 में जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप लोग उसका प्रश्न पत्र खोजने का कोशिश मत कीजिएगा। कहीं पे अगर आपको मिलता भी है तो वो आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका उस टाइम नहीं हुआ था। ठीक है, इसी तरह से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्लास अपलोड हो चुका है, जहाँ पे मैंने एक ही वीडियो में आपका पिछले 4 सालों के प्रश्न के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो प्लेलिस्ट बना है वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि इस वीडियो में हम लोग केवल हिंदी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपका हिंदी में कैसा सवाल पूछा गया था। ठीक है, देखिए पहला जो सवाल पूछा गया था आपका, वो आपका था कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं रहता, जो वक्ता के केवल हर्ष, शोक आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें डैश अव्यय कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने पहले ध्यान दिया होगा, पहले पढ़ा होगा, तो आप जो वो आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ऐसा शब्द जो वक्ता के यानी कि बोलने वाले का हर्ष यानी कि खुशी हो गया, शोक यानी कि दुख हो गया, ठीक है, विस्मय, दुख आदि भाव का व्यक्त करता है, आदि भावों का बोध कराता है, तो वो आपका विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, और इसका जो सीधा संबंध होता है वो वाक्य से नहीं होता, इसका सीधा संबंध वाक्य के अर्थ से नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं हाय, तो हाय का क्या मतलब होता है? हाय का होता है शोक यानी कि दुख। अब किसी का तारीफ हम लोग करते हैं कि वाह, तो ये क्या है? एक तारीफ है, एक प्रशंसा है, तो ये आपका विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक में आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि हमेशा विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो ऐसे रहता है, तो आप इस चीज को पहले से जानते होंगे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका डैश कृदंत अव्यय धातु के रूप में रहता है अथवा धातु के अंत में के, कर या कर के जोड़ने से बनता है। तात्कालिक, पूर्वकालिक, अपूर्ण क्रिया होतक, पूर्ण क्रिया होतक। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पूर्व यहाँ पे कि कृदंत जो अव्यय होता है, ठीक है, कृदंत अव्यय 4 प्रकार का होता है। ठीक है, एक है पूर्वकालिक, दूसरा होता है तत्कालिक, तीसरा अपूर्ण क्रिया होतक एंड चौथा होता है पूर्ण क्रिया होतक। तो इन्हीं चारों में से किसी एक का डिफिनेशन यहाँ पे दे रखा है। क्या दिया है कि धातु के अंत में के, कर या कर के जोड़ने से बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वकालिक। ठीक है, पूर्वकालिक जो कृदंत अव्यय है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? धातु के अंत में ये तीनों जोड़ते हैं, के, कर या कर के। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, क्रिया एक लेते हैं, धातु क्रिया एक ले लेते हैं हम लोग, जाना। ठीक है, जाना एक क्रिया ले लिए। अब यहाँ पे अगर इसका धातु देखेंगे तो धातु यहाँ पे क्या बन जाएगा? जा। ये जा आपका धातु है। अब इस धातु में क्या जोड़ेंगे? या तो के जोड़ेंगे, तो के जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा जाके, कर जोड़ेंगे तो बन जाएगा जाकर, और ये करके जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका जा करके। तो ये जो तीनों शब्द आपका बना, ये आपका क्या है? कृदंत अव्यय है। कैसा कृदंत अव्यय? पूर्वकालिक कृदंत अव्यय। ठीक है, तो ये आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो डिफिनेशन दे रखा है वो पूर्वकालिक के अकॉर्डिंग दे रखा है। तीसरा सवाल है आपका, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए विशेषण किसको कहा जाता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, एंड जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे अगर संज्ञा की जगह सर्वनाम भी रहता है तो आपका यही आता है, विशेष्य। ठीक है, विशेष्य वह चीज है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि संज्ञा। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा हो गया। आगे देखते हैं कि किसका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? तो नागार्जुन। नागार्जुन का जो है वास्तविक नाम ये आपका वैद्यनाथ मिश्र था। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। पांचवा देखते हैं, पांचवा सवाल क्या था आपका? रामचंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार हैं। ठीक है, रामचंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? इनमें से आपको बताना है कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, केशवदास, पीड़ीदास, भूषण, इनमें से कोई नहीं, तो आपका केशवदास सही हो जाएगा। ठीक है, केशवदास जो है वो हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि हैं
और इनका जो नाता है वो आपका रीति काल से देखने को मिलता है, रीति काल से। ठीक है, दूसरा है आपका, अच्छा इसके बारे में और एक चीज़ आप याद रखिएगा केशव दास जी के बारे में, कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ जो लिखी थी रामचंद्रिका, इसमें आपको रामकथा देखने को मिलती है। ठीक है, रामकथा पे ये चीज़ जो है वो आधारित है। एंड इसका जो उपनाम है वो है आपका आचार्य केशव। ये 3 चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है, 3 बातें, आचार्य केशव। ठीक है, केशव दास का उपनाम आपका हो गया आचार्य केशव। प्रियदास के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि प्रियदास जो है वो आपका भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, भक्ति काल के कवि। एंड इनके जितने भी ग्रंथ वगैरह थे, इन्होंने जो काम किया वो किनके ऊपर किया था, तो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर जो है इन्होंने काम किया था। उनके ये सोच विचार पे, मार्गदर्शन पे ये जो है चला करते थे। भूषण जी, तो ये भूषण जी जो है आपका वो वीर गाथा, ठीक है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध कवि थे। वीरों के बारे में ये वर्णन किया करते थे। इन्होंने जितने भी पुस्तक वगैरह लिखी थी, जैसे कि शिवराज भूषण, ठीक है, तो ये सब कुछ इसका फेमस बुक का नाम था। तो इन्होंने उसमें क्या किया था, वीरों गाथा के बारे में, वीर गाथा के बारे में जो वर्णन किया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपका कि मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे क्या कहते हैं। प्रेरणार्थक धातु, यौगिक धातु, नाम धातु, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा प्रेरणार्थक धातु। ठीक है, ये ऑप्शन ए वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब कर्ता जो है वो किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, ठीक है, कर्ता जो है स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो ये आपका, जैसे कि एग्जाम्पल समझिए कि काटना, काटना से हम इसका प्रेरणार्थक क्रिया बना सकते हैं कटवाना। ठीक है, लिखना से लिखवाना, जैसे कि कह सकते हैं कि राम ने श्याम से पत्र लिखवाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कर्ता जो है वो स्वयं कार्य ना करके दूसरों से काम करवा रहा है। ठीक है, दूसरों से काम करने की प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पे आपका प्रेरणा का बात हो रहा है, तो प्रेरणार्थक धातु सही हो जाएगा। चलिए, 7th है आपका, डैश पर विकारी शब्द को कहते हैं। अच्छा, डैश उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। तो देखिए, संज्ञा के बदले में, संज्ञा के बदले में क्या आता है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि संज्ञा के बदले में कौन सा शब्द आता है। तो जाहिर सी बात है संज्ञा के बदले में सर्वनाम आता है। बहुत बेसिक सा सवाल पूछा गया था। 8वां सवाल है आपका, डैश उच्चारण जिह्वा का अग्रभाग उल्टा कर मूर्धा में लगाने से होता है। इस उच्चारण के लिए इन अक्षरों के नीचे एक एक बिंदी लगाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, जिह्वा का मतलब हो गया जीव, तो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण जीव को, यहाँ पे जीव का जो अगला भाग होता है उसको उल्टा कर मूर्धा में लगाने से, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग उच्चारण करते हैं और जब जीव को उलट कर श्वास जो है, हवा जो है, वायु को बाहर फेंकते हैं, तो उसी को यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, द्विस्पृष्ट व्यंजन कह लीजिए, या फिर इसी का दूसरा नाम उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, द्विगुण व्यंजन होता है, या फिर और एक इसका नाम होता है ताड़न जात। ठीक है, ताड़न जात व्यंजन। तो 4 नाम से ये आपका जाना जाता है, एक उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विस्पृष्ट, द्विगुण या ताड़न जात। ठीक है, ये 4 नाम से इसको जाना जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बात किया जा रहा है वो आपका ड और ढ के बारे में जो है वो बात किया जा रहा है। दोनों के नीचे बिंदु होता है, आपको पता होगा। ठीक है, वही वाला लिखा गया है कि इस उच्चारण के लिए इन अक्षरों के नीचे एक एक बिंदु लगाई जाती है। बेसिकली देखा जाए ये तो आपका मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है, मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा, लेकिन मूर्धन्य का अंतर्गत जो है वो इसका एक टाइप होता है जो कि आपका द्विस्पृष्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मूर्धन्य आपका सही है, लेकिन जब यहाँ पे इस प्रश्न में इसके टाइप का नाम पूरा डिटेल में दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बी वाला ऑप्शन ना टिक करके ए वाला टिक करेंगे। इसको यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। हो सकता है कि पहले मैंने आपको यहाँ पे बी बताया हो, लेकिन जब इसका ऑफिशियल आंसर की में देखा गया तो उसको यहाँ पे ए में किया गया था। ठीक है, और ए में इसलिए किया गया था जो कि यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, और द्विस्पृष्ट यहाँ पे इसी का एक जो है वो टाइप है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना बात समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से, ठीक है, जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें हम लोग कहते हैं नाम धातु। ठीक है, नाम धातु। देखिए, संयोग धातु के बारे में जान लेते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को जोड़कर बनाया गया शब्द। ठीक है, संयोग धातु क्या होता है,
जब दो या दो से अधिक धातुओं को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तो वो एक संयुक्त धातु हो गया। प्रेरणार्थक धातु या फिर क्रिया के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, जो स्वयं कार्य ना करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसको प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। यौगिक धातु आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, व्याकरण का एक पार्ट जो है वो जनरली नहीं है, रेयर केस में आपको ये चीज देखने को मिलेगा। नाम धातु के बारे में जान लीजिए कि नाम धातु क्या होता है। तो जब संज्ञा या अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़कर धातु का निर्माण किया जाता है, संज्ञा या अन्य शब्दों में, ठीक है, संज्ञा या अन्य शब्दों में जब प्रत्यय जोड़कर धातु का निर्माण किया जाता है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, खेल, ठीक है, खेल। अब खेल से हम लोग क्या बना दिए, खेलना। इसमें ना धातु ना को हम लोग यहाँ पे जोड़े, ठीक है, ना प्रत्यय को जोड़े तो खेल से बन गया खेलना। नाच से नाचना, तो ये आपका क्या हो गया, नाम धातु हो गया, ठीक है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसके रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। इनके जो रचनाकार थे वो चंद्रबरदाई जी थे। तो इस चीज को आपने जीके में भी पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए 10th हो गया। 11th क्वेश्चन क्या था, कबीर डैश के शिष्य थे। देखिए कबीर किनके शिष्य थे ये पूछा गया है। तो कबीर जो थे वो स्वामी रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। कबीर जो है वो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाता कि कबीर के शिष्य कौन थे, तो अनंत दास, ठीक है। देखिए सबसे पहले रामानंद, स्वामी रामानंद, इनके शिष्य बने कबीर, और कबीर के शिष्य बने आपका अनंत दास, ठीक है। कबीर के शिष्य कौन बने, अनंत दास, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 12। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल में जो विकार होता है, देखिए अक्षर के पास पास आने के कारण उनमें जो विकार होता है तो उसको क्या कहते हैं, संधि। वहीं अगर पद दे रखा होता, शब्द दे रखा होता एंड जिसके कारण विकार उत्पन्न होगा तो वो समास होता था। लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा संधि। दो वर्णों के पास पास आने के कारण जो मेल होता है, मेल में जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, या फिर जो दो अक्षरों के पास पास आने के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। 13 देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछा गया है। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न घराने में हुआ था जो डैश के नाम से प्रसिद्ध थे। तो देखिए यहाँ पे कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो काशी के एक संपन्न घराने में हुआ था एंड ये जो है आपका सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। सुंघनी साहू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला आदि उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? ऋषभ चरण जैन, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद एंड लास्ट ऑप्शन है आपका वृंदावन लाल वर्मा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न देखते हैं, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो तार सप्तक के जो संपादक थे वो आपका अज्ञेय जी थे, ये आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ये आपका वही 15 सवाल है जो आपका 2024 के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी में पूछा गया था। यहाँ से अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप का सवाल जो है वो पूछा जाता है। आपने देखा कि 3 से 4 प्रश्न आपको यहाँ पे जो राइटर वाला पूछा गया है, ठीक है, किस चीज़ के राइटर कौन है। जैसे ये भी आपका वही हो गया, ठीक है, राइटर वाला क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रश्न और देखने को मिला था पृथ्वीराज रासो वाला, ये भी आपका राइटर से रिलेटेड हो गया। तो 15 में से 3 प्रश्न आपको यहाँ पे राइटर से रिलेटेड ही देखने को मिल गया। उसके अलावा आपने देखा कि सर्वनाम से क्वेश्चन आ गया था, विशेषण से आया था, अव्यय से आया था, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आप 10 टॉपिक भी अच्छे से करके जाओगे तो आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स जो है वो हिंदी सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला जो सवाल पूछा गया था वो है आपका कि बराह प्रयत्न के अनुसार वर्णों के मुख्य कितने भेद हैं। तो बराह प्रयत्न के अनुसार वर्णों के जो है वो 2 भेद माने जाते हैं। आपने नाम सुना होगा घोष, जिसको हम लोग सघोष भी कहते हैं, और दूसरा होता है अघोष, ठीक है। तो ये आपका बराह प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। घोष वर्ण क्या होता है कि वैसा वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए
स्वर तंत्रिका में कंपन होता है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उसको हम लोग घोष या भी सघोष कहते हैं। एंड जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है उसको हम लोग अघोष कहते हैं। ये आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर यहाँ से 1 से 2 सवाल देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखिए घोष वर्ण में आपका प्रत्येक जो वर्ग है उसका तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो अक्षर आते हैं वे सब आते हैं। जैसे आप क ख देखते हैं, क ख ग घ अंगा, तो यहाँ पे जो तीसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब आपका घोष में आ जाता है। पहला दूसरा जो है आपका अघोष में आ जाता है। ठीक है, एंड ऐसे ही आपका नीचे भी चलता रहेगा कि च छ आपका आ जाएगा अघोष में और बाकी जो 3 बच जाएगा वो आ जाएगा सघोष में। उसके अलावा अगर बात करें ट ठ ये सब आ जाएगा अघोष में और लास्ट का जो 3 आ जाता है वो आपका आ जाता है सघोष में। ठीक है, हालांकि इसके बारे में मैं आपको जब इसका क्लास लूंगा तो डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो फिलहाल आप याद रखिए कि ब्राय प्रयत्न के अनुसार 2 वर्णों को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है, सघोष और अघोष। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। ये सभी को पता होगा कि हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, मैं हो गया, तू हो गया, आप, इसके अलावा यह हो गया, वह हो गया, जो, सो, कोई, कुछ, उसके बाद कौन और क्या। तो इस तरह जो है आपका 11 जो है वो सर्वनाम होते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। अगला है विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है। तो विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था। देखिए इस सवाल को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि विशेषण किसको कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं एंड जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए कि राम अच्छा है, तो यहाँ पे अच्छा जो शब्द है वो आपका विशेषण है। बहुत बेसिक सा बात है। अच्छा जो है वो आपका राम की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका हो जाएगा विशेषण। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, यानी कि राम यहाँ पे हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है। तो 2 प्रकार से होता है। एक है आपका विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण, और दूसरा होता है आपका विधेय विशेषण। ठीक है, विधेय विशेषण। तो ये 2 प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, आगे है आपका क ख च छ ट ठ। ये सब आप ध्यान से अगर देखिएगा तो प्रत्येक वर्ग का आपका पहला और दूसरा यहाँ पे अक्षर जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ट ठ त थ प फ, तो केवल पहला और दूसरा। और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि पहला और दूसरा आपको जो है वो अघोष में देखने को मिलता है, तो अघोष यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 5वां सवाल है आपका कि मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर डैश स्वर कहलाते हैं। तो मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर जो है आपका संधि स्वर कहलाते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 भाग होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर आपका स्वतंत्र होता है, लेकिन जो संधि स्वर होता है वो आपका मूल स्वर की सहायता से बनता है। ठीक है, अगला है आपका यदि मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध डैश ध्वनि निकलती है। तो यदि मुंह से पूरा श्वास निकाल दिया जाए तो आपका जो ध्वनि होगा वो आपका निर्नुनासिक होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले भी कि हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर जो वर्ण होते हैं उसको 2 भाग में बांटा जाता है। एक होता है निर्नुनासिक जिसको हम लोग मौखिक स्वर भी कहते हैं, एंड दूसरा होता है आपका अनुनासिक। ठीक है, जिसको हम लोग सानुनासिक भी कहते हैं। निर्नुनासिक में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से बाहर निकलेगी, केवल मुंह से बाहर निकलेगी। ठीक है, वो आपका हो जाएगा निर्नुनासिक। एंड अनुनासिक में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हवा जो है मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलेगी और इसके उच्चारण में केवल और केवल जो है हवा मुंह से बाहर निकलेगी। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका हिंदी भाषा में व्यंजनात्मक संज्ञाएं नहीं है। डैश भाषा की अधिकांश व्यंजनात्मक संज्ञाएं हिंदी में अकरांत पुल्लिंग हो जाती है। तो देखिए आपको पुल्लिंग का तो मतलब पता है कि पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है। अकरांत का मतलब ये होता है कि जिस शब्द के अंत जो है वो आ से हो, जिस शब्द का अंत आ से हो उसको अकरांत कहते हैं। जैसे कि बालक,
बालक का अंत जो है वो आपका अ से हो रहा है, यानी कि क में आपका छिपा हुआ है क हलंत प्लस अ, तो अ से हो रहा है, तो ये आपका अकरांत है। एंड ये आपका पुलिंग भी है, तो ये आपका एक अकरांत पुलिंग शब्द हो गया। तो यहाँ पे हिंदी में जो है वो देखा जाता है कि व्यंजनात्मक जो संज्ञाएं होती है वो सब नहीं होती है, तो ये आपका संस्कृत से उठाया जाता है, ठीक है, या फिर अन्य भाषाओं से जो है वो ज़्यादातर उठा देखने को यहाँ पे जो है वो मिलता है। तो संस्कृत भाषा की अधिकांश व्यंजनात्मक संज्ञाएं जो है वो हिंदी में आकर आकरांत पुल्लिंग हो जाती है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, का के की विभक्तियां डैश कारक के अंतर्गत आते हैं। तो आपने 7वीं 8वीं क्लास में अध्ययन किया होगा कारक की विभक्ति चिन्ह, ठीक है, कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर और समूहधन है अरे। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। तो यहाँ पे जो का के की विभक्ति चिन्ह है वो आपका संबंध कारक के अंतर्गत जो है वो देखने को मिलता है। अगला सवाल है आपका, डैश वाच्य क्रिया बहुधा असक्तता के अर्थ में आती है, जैसे वहां कैसे बैठा जाएगा और लड़के से नहीं चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्रिया को यहाँ पे जो है वो प्रधान माना गया है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि वाच्य को 3 भागों में बांटा जाता है, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता देखने को मिलती है, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता देखने को मिलती है, लेकिन भाववाच्य में आपका भाव की प्रधानता या फिर क्रिया की प्रधानता देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे भी लिख के दिया हुआ है कि क्रिया की यहाँ पे जो है प्रधानता देखने को मिलेगी, तो आपका भाववाच्य सही हो जाएगा। जैसे कि होता है कि मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, तो चला नहीं जाता, बैठा जाएगा, तो यहाँ पे क्रिया की प्रधानता देखने को मिल रही है, तो आपका ये सही हो जाएगा। अगला है विसर्ग डैश वर्ण है। तो विसर्ग आपका कंठे वर्ण है, यानी कि इसका उच्चारण कंठ से होता है। नेक्स्ट है आपका, शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो धक्का लगता है उसे कहते हैं स्वराघात। उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्वराघात। इसी का दूसरा नाम होता है बलाघात, ठीक है, या कहेंगे आघात। कुछ शब्दों के उच्चारण में क्या होता है? जोर लगता है, जैसे कि आप कह सकते हैं निशुल्क। तो यहाँ पे नी पे जो है वो जो यहाँ पे बहुत ज्यादा धक्का लग रहा है, ठीक है, जोर लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो है वो स्वराघात है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शब्द के अर्थ में हेरफेर करने के लिए उस शब्द के रूप में जो हेरफेर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग रूपांतर कहते हैं, ठीक है, रूपांतर उसको जो है वो कहा जाएगा। अगला सवाल है आपका कि मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम डैश विशेषण के 2 भेद हैं। तो देखिए, अध्ययन के सुविधा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो विशेषण को 4 मुख्य भागों में बांटा जाता है। एक होता है सार्वनामिक विशेषण, एक होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक, ठीक है। एंड आगे चलकर इसी सार्वनामिक विशेषण को जो है एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण में बांटा जाता है और दूसरा होता है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है आपका सार्वनामिक विशेषण डैश से बनते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है कि सार्वनामिक विशेषण जो होता है वो सर्वनामों से बनता है, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल है आपका, जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है उसे डैश अव्यय कहते हैं। देखिए, अगर सवाल को अच्छे से पढ़ा जाए तो इसका जवाब जो है आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। संबंध बताने का काम यहाँ पे किया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संबंध सूचक, ठीक है, संबंध सूचक जो है आपका सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि सवाल का जो लेवल है वो कैसा है, ठीक है। कुछ ज़्यादा यहाँ पे टफ सवाल भी नहीं पूछे जाते हैं, औसत स्तर पे सवाल देखने को मिलता है, एंड कहा जाए तो आसान सवाल ही देखने को जो है मिलता है। एक बार आप पहले जो पढ़े होंगे 10th तक भी आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा, उसको एक बार रिवीजन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप जो है वो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में वो आपका अव्यय से पूछा गया था। संबंध और अनुबंध किस अव्यय के 2 प्रकार होते हैं? दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा अव्यय के बारे में जान लेते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? दोस्तों, अव्यय का दूसरा नाम जो है वो अविकारी शब्द है, ठीक है।
और अविकारी शब्द का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार उत्पन्न नहीं होता इसका मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, 2 पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है जनरली। इसका एक डिफिनेशन कि ऐसा शब्द जिनके लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न ना हो, और दूसरा अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे कि जब, तब, अभी, इधर उधर, किंतु परंतु, बल्कि, ये सब जो है वो अव्यय का एक उदाहरण है। ओके, एक एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पे अगर समझें इसे तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम जो है वो कल पटना जाएगा। राम कल पटना जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कल है वो क्या बता रहा है, यहाँ पे समय बता रहा है। ठीक है, समय, और ये जो है वो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस राम का जेंडर चेंज करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पुल्लिंग अभी है, अगर यहाँ पे हम लोग स्त्रीलिंग का यूज करते हैं सीता, तो यहाँ पे अगर हम लोग सीता का भी यूज करेंगे तो कल जो है वो यहाँ पे जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिंग चेंज करने के कारण कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है वो आपका कल अव्यय हो जाएगा। इस तरह से जब आप लोग अव्यय चैप्टर को डिटेल से पढ़ोगे तो आपको जो है वो अच्छे से इस चैप्टर को समझ में आएगा। अब यहाँ पे अव्यय के अगर भेद के बारे में बात करें तो अव्यय के जनरली जो है वो 4 भेद होते हैं। पहला भेद का नाम है क्रिया विशेषण, दूसरा आपका जो है वो होता है संबंध बोधक, जिसका दूसरा नाम संबंध सूचक भी कहा जाता है, और तीसरा नाम आपका है समुच्चय बोधक, और चौथा नाम आपका विस्मयादि बोधक। अब बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा होगा कि निपात भी इसी में आता है, तो निपात जो है वो आपका अव्यय का भेद नहीं है। ठीक है, आगे आपको वो सब समझ में आएगा जब आप जो है वो इसे डिटेल में पढ़ोगे। अभी आप यही याद रखिए कि अव्यय का जो है वो सामान्यतः 4 भेद होता है। ओके, अब अगर हम बात करें दूसरा जो भेद था संबंध बोधक या फिर संबंध सूचक, उसको अगर आगे चलकर बांटे तो उसका भी यहाँ पे जो है वो 2 भाग में बांटा जाता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर संबंध सूचक अव्यय को 2 भाग में बांटा जाता है, एक होता है संबंध और दूसरा होता है अनुबंध। ठीक है, एक होता है संबंध और दूसरा होता है अनुबंध, और यहीं से जो है वो ये क्वेश्चन बना है। संबंध और अनुबंध जो है वो किस अव्यय के 2 प्रकार है, तो आपका संबंध सूचक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको जो है पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वस्तुओं के विषय में विधान करने वाला शब्द, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द, 2 शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाला शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चलना, चलता है, यानी कि चलना जो है वो आपका क्रिया हो गया, और इसका विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान में रखोगे कि क्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? क्रिया का जो दूसरा नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं कि विधान करने वाला शब्द। ठीक है, दूसरे भाषा में जो है वो इसको कहा जाता है कि विधान करने वाला शब्द को क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर विधान करने वाले शब्द को क्रिया से रिप्लेस कर दे तो आपका क्रिया विशेषण का डेफिनेशन बन जाएगा, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ऐसा पूछा जाता है जिसमें स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो। ओके, क्योंकि सीधा सीधी अगर पूछ दिया जाए तो सभी स्टूडेंट इसका टिक कर देंगे, इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ा जो है ट्विस्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश शब्द का प्रयोग बहुधा किसी विषय के कुछ उदाहरणों के पश्चात होता है। तो आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जिसमें बहुत सारा एग्जाम्पल हो और लास्ट में जो है वो आपका इत्यादि का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आपका जो है वो इत्यादि का होगा। ठीक है, अगर आप किसी का डिफिनेशन दे रहे हो, उसका एग्जाम्पल लिख रहे हो, और अगर उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है तो उसके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? डॉट देकर छोड़ देते हैं, उसमें आदि या फिर इत्यादि का उपयोग करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो अव्यय के बारे में मैंने आपको बता दिया। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? उपसर्ग को जो है वो इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स यानी कि अगर हम बात करें कि किसी शब्द के पहले, ठीक है, लगकर उसके अर्थ को बदल दे, उसको हम लोग उपसर्ग कहेंगे। एग्जाम्पल से समझिए कि एक शब्द है जोड़।
अगर इसके आगे कम यूज कर देते हैं, हम लोग कम का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या एक शब्द, नया शब्द बन जाएगा, कमजोर। ठीक है, देखिए कम, यहाँ पे जोड़ का अलग मतलब हो जाता है और कमजोर का जो है वो अलग मतलब हो जाता है, राइट। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे कि एक होता है, मान लीजिए कि किस्मत एक शब्द है। अब किस्मत के आगे एक शब्द जोड़ देते हैं, खुशकिस्मत। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस्मत का क्या मतलब होता है, कुछ अलग होता है, लेकिन इन दोनों शब्द को मिलाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है खुशकिस्मत। ठीक है, खुशकिस्मत। तो यहाँ पे आपका खुश क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। किसी शब्द के आगे जो शब्द लगता है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अब प्रत्यय क्या होता है, तो सेम डिफिनेशन आपका है, बस ये जो है वो किसी शब्द के पीछे लगता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल से बात करें तो यहाँ पे एक मूल शब्द ले लीजिए फल। अब इसके लास्ट में, ठीक है, अंत में हम लोग एक शब्द लगा देते हैं वाला, तो यहाँ पे क्या बन गया, फल वाला। ठीक है, फल वाला। तो यहाँ पे आपका वाला जो है वो आपका प्रत्यय शब्द है, क्योंकि ये किसी शब्द के पीछे लगा है और इसके अर्थ को जो है वो बदल दे रहा है। फल मतलब फल जनरली होता है, फल वाला मतलब फल बेचने वाला कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शब्दों के पश्चात यानी कि बाद में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिन वाक्यों में किसी काम के न करने या होने का कथन हो उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि ना, ठीक है, मनाही यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, किसी चीज को मना किया जा रहा है, यानी कि नेगेटिव वर्ड है। तो आप आसान से इसका आंसर दे सकते हो, निषेधवाचक यहाँ पे जो है उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा वाच्य के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, वाच्य, वाच्य को इंग्लिश में जो है वॉइस कहा जाता है। इसका डिफिनेशन अगर हम बात करें तो क्रिया के वह रूप जिससे ये पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव इन तीनों में से किसकी प्रधानता है। ठीक है, यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि किसी वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। तो अगर किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी तो वहाँ पे आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। किसी वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी वहाँ पे आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। और किसी वाक्य में अगर भाव की प्रधानता होगी तो वहाँ पे आपका भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, वाच्य को 3 भागों में बांटा जाता है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि जैसे कि राम खाता है। मान लीजिए कि राम खाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसकी प्रधानता यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि खाता है, तो कौन खाता है, राम खाता है, यानी कि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। उसी तरह अगर हम देखें कि राम आम खाता है, राम जो है वो आम खाता है, तो यहाँ पे अगर इस सेंटेंस में देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रधानता है, ठीक है, वो आपका आम शब्द में है। और आम जो है वो यहाँ पे आपका कर्म है। राम जो हो गया वो आपका कर्ता हो गया, आम कर्म हो गया, खाना या फिर खाता है ये जो आपका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधानता जो है वो आपका कर्म का है, यानी कि आम का है, तो यहाँ पे आपका जो है वो कर्मवाच्य हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता। ठीक है, दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रधानता जो है वो आपका काम दौड़ना। ठीक है, दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे आपकी जो है वो ज़्यादा प्रधानता दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। देखिए कर्तवाच्य में क्या होता है कि कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, लेकिन भाववाच्य में क्या होता है कि भाव के साथ साथ आपका क्रिया की प्रधानता होती है। भाव की भी प्रधानता यहाँ पे की जा सकती है और क्रिया की भी प्रधानता। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके यहाँ पे आती हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पे भाव। देखिए यहाँ पे इस चैप्टर को जो है आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि प्रत्येक साल जो है वो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, खास करके के यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगी जब इसको आप डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपका था। चलिए ठीक है, ब्राह्म्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, 3, 2, 4, 5। दोस्तों सामान्यतः जो है आप लोगों ने आज तक व्यंजन के 3 भेद पढ़े होंगे। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है और यहाँ पे पूछ लिया गया है कि ब्राह्म्य प्रयत्न के अनुसार, और इसी में ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। ब्राह्म्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, एक होता है घोष
और दूसरा होता है अघोष। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल से बात करेंगे किसी नए चैप्टर में। ठीक है, जब हम लोग हिंदी का क्लास करेंगे उसमें पूरा वर्ण विचार को जो है वो डिटेल से आपको हम बताएंगे, तो उसी में हम लोग यहाँ पे जो है वो इसको बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डैश विशेषण दो प्रकार से लिखे जाते हैं, शब्दों में और अंकों में। ऑप्शन है आपका पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, गुणवाचक, सार्वनामिक। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग विशेषण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि लाल कपड़ा, यानी कि कपड़ा का विशेषता बता रहा है कौन? लाल। ठीक है, तो यहाँ पे लाल जो है वो आपका विशेषण हो जाएगा। काला घोड़ा, यानी कि घोड़ा जो है वो आपका काला है, तो घोड़ा की विशेषता ये शब्द आपका बता रहा है और ये जो है आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और घोड़ा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, यानी कि संज्ञा का विशेषता आपका ये जो शब्द बता रहा है काला, और यही आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो किसी किसी पुस्तक में जो है वो विशेषण के 4 भेद लिखे होते हैं, किसी किसी में आपको 3 मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे जो है वो 3 भेद याद रखिएगा, क्योंकि मूलतः जो है वो विशेषण के 3 प्रकार ही होते हैं। पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, और तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। किसी किसी बुक में आपका चौथा जो है वो परिमाण बोधक विशेषण दे दिया जाता है, लेकिन हम आपको यहाँ पे बता दें कि परिमाण बोधक विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया विशेषण के भेद। अब ये पूर्णांक बोधक विशेषण कहाँ से आया? तो देखिए संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसी को आगे चलकर 3 भागों में बांटा जाता है। एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, और तीसरा परिमाण बोधक। फिर आगे क्या होता है कि निश्चित संख्यावाचक को फिर आगे चलकर जो है वो 2 भागों में बांटा जाता है, एक पूर्णांक बोधक और दूसरा अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में जितने भी संख्या वाले शब्द आते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 100, 1000, ये सब आपका पूर्णांक बोधक में आता है। और इन शब्दों को आप जो है वो संख्या में भी लिख सकते हो और यहाँ पे जो है वो शब्द में भी लिख सकते हो, यानी कि अंक में भी लिख सकते हो और शब्द में भी लिख सकते हो। राइट, तो यहीं पे आपका जो है वो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पूर्णांक बोधक में वैसे शब्द आते हैं जैसे कि 2.5 हो गया, 1.25 हो गया, 1.25 हो गया, ये सब जो है आपका अपूर्णांक बोधक में आता है। तो ये सब केवल जो है वो आप जनरली ये सब को शब्द में ही लिखा जाता है। यहाँ पे एकमात्र आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुणवाचक को तो आप अंक में लिख नहीं सकते, सार्वनामिक को भी अंक में जो है वो नहीं लिखा जाता है। गुणवाचक जैसे कि आपका नया पुराना हो गया, लाल पीला, ये सब आपका जो है गुणवाचक हो गया, क्योंकि ये किसी का गुण बता रहा है। उसी तरह अगर सार्वनामिक विशेषण के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश, तो यहाँ पे ऐसा, कैसा, जैसा, ये सब जो है आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है वो विशेषण के चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है, जब हम आपका क्लास करवाएंगे तब इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं उन्हें डैश क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए 2 शब्दों के मेल से जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बन रहे हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक। यौगिक का मतलब ही होता है कि मिक्स। ठीक है, यानी कि 2 चीज़ों का मिश्रण। ठीक है, ऐसे भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक। मूल का मतलब होता है कि ओनली वन चीज़। ठीक है, एक मात्र चीज़ से जो बनती है, एक मात्र शब्द से जो बनता है उसको यहाँ पे मूल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे रखा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य 3 विभाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डैश उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही के रूप हो गए हैं, जैसे बच, अज्ञा, मुंह, वंश इत्यादि। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले हम लोग थोड़ा सा तद्भव तत्सम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जब आप लोग शब्द विचार पढ़ोगे तब ये शब्द आपको जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द को जो है वो 4 भागों में बांटा जाता है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। ठीक है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के वो शब्द जो जैसे के तैसे जो है वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के, उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो जल, माता, पिता, सूर्य, नासिका, कवि, ये सब जो है वो संस्कृत का शब्द है, लेकिन हिंदी में भी इसका जो है वो जैसे के तैसा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये शब्द जो है वो आपका तत्सम शब्द हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका तद्भव है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि संस्कृत के वे शब्द जो थोड़ा सा विचलित होकर हिंदी में आए हैं, यानी कि जिसको जो है वो थोड़ा परिवर्तन किया गया है और उसको जो है वो हिंदी में उपयोग किया गया है। जैसे कि आंसू, आंसू के लिए संस्कृत में एक शब्द है अश्रु, ठीक है। तो ये जो संस्कृत का शब्द था अश्रु, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करके आंसू बना दिया गया है और इस शब्द का उपयोग जो है वो हिंदी में किया जाता है आंसू का, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग गांव के बारे में बात करें, संस्कृत में एक शब्द है ग्राम और ग्राम को थोड़ा सा परिवर्तन करके गांव बना दिया गया है और गांव का उपयोग जो है वो हिंदी में किया जाता है, ठीक है। वानर, वानर भी एक संस्कृत शब्द है और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको बंदर बना दिया गया है और इसका उपयोग भी हिंदी में किया जाता है। यानी कि संस्कृत का वो शब्द जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में उपयोग किया जाता है उसको हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब एक होता है देशज शब्द, यानी कि विभिन्न भारतीय भाषाओं एवं लोक प्रचलित शब्द को देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखोगे कि लोक शब्द यानी कि जो गांव देहात में जो शब्द बोला जाता है, ठीक है, जैसे कि खिचड़ी आपका एक देहाती शब्द है, तो इसका उपयोग भी हिंदी में जैसे कि तैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जो है वो देशज शब्द हो गया, नाम पे ही पता चल रहा है देशज यानी कि देश का शब्द। उसी तरह विदेशज, विदेशज के नाम से ही पता चल रहा है कि विदेश का शब्द, वैसा शब्द जो विदेशों से यहाँ पे आए हैं और जिसका उपयोग जो है वो हिंदी में किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर, नोटिस, रेल, स्कूल, ये सब जो है वो इंग्लिश के शब्द हैं और ये सब विदेशी शब्द हैं, उसको हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो इसे जो है वो विदेशज हम लोग कहेंगे। अब अर्ध तत्सम क्या होता है, तो ये भी एक तरह का संस्कृत का शब्द होता है, लेकिन ये क्या होता है कि जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और के ही रूप ले लेते हैं, तो ये आपका जो है वो अर्ध तत्सम हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो मैंने आपको चारों के बारे में बताया, लेकिन इसका जो डिफिनेशन है वो चारों से मैच नहीं करता था। यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका करेक्ट सी हो जाएगा। अर्ध तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और के रूप में ही हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पे जो है वो सभी बातें समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अनुकरणवाचक शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द किसी संस्कृत मूल से निकले हुए नहीं जान पड़ते हैं, पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं, फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अनुकरण करना यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि फॉलो करना, ठीक है। तो पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित, यानी कि यथार्थ मतलब कि जैसे के तैसे, या फिर कल्पित कह सकते हैं एक तरह से इमेजिन करना, ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए जाते हैं उनको हम लोग अनुकरणवाचक शब्द कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हैं। तो इसके बारे में भी पहले मैंने बताया था कि मूल धातु वे होते हैं जो अकेले होते हैं, मतलब कि एक वर्ड से या फिर एक वर्ण से मिलके बनते हैं, तो दूसरे शब्द से ना बने हैं वो आपका मूल हो जाएगा। यौगिक का मतलब ही होता है मिक्सर, ठीक है, यानी कि मिश्रण। यहाँ पे आपका जो है वो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्यक्ष आदि शब्द डैश भाषा के अव्यय भाव समास के उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। संस्कृत भाषा के ये सब जो है वो अव्यय भाव समास के उदाहरण है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और हिंदी का आंसर दे देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। डैश क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक क्रिया की विरोधनी है। देखिए विरोधनी है मतलब कि एक तरह से अपोजिशन, ठीक है, अपोजिट। अवकाश बोधक, आरंभ बोधक, आवश्यकता बोधक, इनमें से कोई नहीं। आप इसको जो ऐसे भी समझ सकते हो कि विलोम शब्द के जैसा, कि डैश क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक का उल्टा यहाँ पे आप बता दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझिए कि सूत, इस शब्द का मतलब क्या होता है, पुत्र या फिर बेटा। सूत का मतलब होता है पुत्र या फिर बेटा, लेकिन यहाँ पे अगर सूत में हर्षव का यूज किया गया है तो उसका मतलब तो हो गया पुत्र या फिर बेटा। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ऐसा सूत लिखा रहेगा तो इसका मतलब हो जाता है ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, राइट। अब आपका बोला गया है कि स्त्रीवाचक, तो देखिए बेटा या फिर पुत्र का स्त्रीवाचक क्या होता है, बेटी या फिर पुत्री। तो सूत में अगर हम लोग आ प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है, सूत में अगर हम लोग आ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारा सूता बन जाता है, और सूता का मतलब होता है पुत्री या फिर बेटी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। अब आप ये जानिए कि प्रत्यय किसे कहते हैं।
देखिए प्रत्यय जो होता है वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। देखिए यहाँ पे सूत का मतलब हो रहा था पुत्र या फिर बेटा, लेकिन सूत के लास्ट में जो है अंत में अमेकड़ आ ये प्रत्यय जुड़ गया। अब ये प्रत्यय जुड़ के इसके अर्थ को तो बदल दिया, इसका मतलब हो रहा था बेटा या फिर पुत्र, लेकिन अब आ प्रत्यय जुड़ने के बाद इसका मतलब बदल गया बेटी या फिर पुत्री, राइट। तो उसे हम लोग प्रत्यय कहेंगे। सेम उसी तरह कभी कभी आपको उपसर्ग पूछ देता है, तो उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दे, जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसे हम लोग उपसर्ग कहेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो गया वो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब आप देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में कि ई जो प्रत्यय है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा शब्द बताइए जिसमें ई प्रत्यय लागू है, लगाया गया है। तो ई प्रत्यय लगने वाले शब्द जैसे हो गए आपका रमणीय। अगर रमन में हम लोग ई प्रत्यय को जोड़ दें तो हमारा जो शब्द बनता है वो रमणीय बनता है। ओके, नेक्स्ट है आपका और एक देख लेते हैं, जैसे कि राजक। राजक में अगर हम लोग ई प्रत्यय जोड़ दिए तो हमारा राजकीय बन जाता है, राइट। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं कि ई प्रत्यय से बनने वाले कोई शब्द बताओ। तो विदाई, विदाई में हमारा जो है वो ई प्रत्यय है। या फिर आपको उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि विदाई में कौन सा प्रत्यय है, इसमें था राजकीय में कौन सा प्रत्यय है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, ऐसा भी आपको उल्टा करके पूछ सकता है। तो आपको हर तरफ से जो है वो चीज़ों को समझते हुए चलना है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ई, इससे बनने वाला कोई शब्द बताओ, एक प्रत्यय से बनने वाला कोई शब्द बताओ। ओके, तो सामाजिक, या फिर आपको ऐसे पूछ देगा कि सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। इसका मतलब जो है बहुत लोग को पता होगा कि नाक का बाल होना मतलब कि अधिक पीढ़ी होना। अब देखिए यहाँ पे जो एक शब्द है इसके लिए भी एक मुहावरा, अच्छा खासा मुहावरा यूज किया जाता है, कष्ट देना, डंक मारना। डंक मारना का मतलब होता है कष्ट देना, जैसे कि वह हमेशा डंक मारते फिरता है, इसका मतलब हुआ कि वह हमेशा जो है वो कष्ट देते फिरता है। तो इसके लिए भी यहाँ पे एक मुहावरा का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व का परिवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए अगर घोड़ा देखिएगा, अश्व का मतलब होता ही है घोड़ा, तो घोड़ा तो ठीक है, घोटक भी ठीक है ये भी राइट यहाँ पे है, तीनों जो है वो यहाँ पे राइट है। कटक क्या है भाई, तो कटक जो है वो एक उड़ीसा के जगह का नाम है। कटक जो है वो उड़ीसा का एक जगह का नाम है, तो ये वाला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे तो आपने घोड़ा का 3 परिवाची शब्द देख लिया, घोड़ा, घटक, घोटक, 3 हो गया। अब इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, तो इसके अलावा यहाँ पे आप याद रखिए कि घोड़ा का जो है वो 5, 10, 15 लगभग 15-20 जो है और यहाँ पे परिवाची शब्द होते हैं। ओके, तो उसे भी आप लोग जो है वो याद रखिए। तो यहाँ पे जैसे हो गया अश्व, तुरंग एक नया वर्ड आता है, तुरंग, वाजी आप लोग नोट कर लीजिएगा, सैंधव है तो लिखा। तो ये सब जो है वो 7-8 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सब आपको पूछे जा सकते हैं। वैसे तो परिवाची शब्द बहुत सारा है, लेकिन आपको मेन वाला जो है वो इंपॉर्टेंट वाला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि अस्थिर का मतलब क्या होता है। अस्थिर, जो स्थिर ना हो यानी कि जो चंचल हो, राइट। अडिग का मतलब क्या होता है, जो अपने स्थान से ना हटने वाला, जो कि अटल हो, अपने स्थान से ना हिलने डुलने वाला, ना हटने वाला, उसको हम लोग अडिग कहते हैं। गतिशील का मतलब होता है निरंतर चलने वाला। ओके, निरंतर चलने वाला उसको हम लोग गतिशील कहते हैं। अब यायावर बच गया, तो यायावर का मतलब होता है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यायावर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस लाइन को पढ़ते ही आपको याद आ गया होगा कि इस पोएम को आपने जो है वो क्लास 7 में या फिर 9 में जो है वो पढ़ रखा होगा। ओके,
इसका एक पोएम था जो कि रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखा गया था। तो खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि आपका इसका जो राइटर था इस पोएम का वो कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो बी यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्कूल वाइज ये डिपेंड किया था, मतलब कि कोई किसी स्कूल में क्लास 7 में था या फिर किसी में शायद 8 या 9 में था, इतना याद नहीं, लेकिन ये पोएम जो है आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समास का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये आपका जो है वो यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था, और हमने जो पहला और दूसरा क्वेश्चन भी बताया वो भी आपका यूपी टेट में सेम टू सेम जो है वो 2014-15 के अंतराल में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट, उसमें जो है वो ये सब क्वेश्चन जो है वो सेम पूछा गया था। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का क्या अर्थ होता है? संक्षेप। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो छोटा रूप, और छोटा रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? संक्षेप कहते हैं। अब अगर इसका डिफिनेशंस की बात करें कि समास किसे कहा जाता है, तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है तो उस शब्द को हम लोग समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नया और छोटा शब्द बनता है तो उसे हम लोग समास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ठीक है, के लिए घर। तो इसको अगर हम लोग शॉर्ट में कहें, संक्षेप में कहें तो रसोई घर कह देंगे, रसोई घर। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए अब विच्छेद का मतलब क्या होता है। विच्छेद का मतलब होता है काट कर अलग करना। किसी चीज़ को अगर हम लोग काट के अलग कर देते हैं तो उसके लिए हम लोग विच्छेद शब्द का यूज करते हैं। विस्तार का मतलब होता है फैलने का भाव या फिर फैलाव, फैलने का भाव या फिर फैलाव। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि भाषाई कौशल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो भाषाई कौशल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक श्रवण कौशल, आप लोग इस चीज़ को नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो श्रवण कौशल, दूसरा होता है वाचन कौशल, तीसरा होता है पठन कौशल और चौथा होता है लेखन कौशल। श्रवण कौशल का मतलब हुआ सुनना, वाचन कौशल का मतलब हुआ बोलना, पठन कौशल का मतलब हुआ पढ़ना और लेखन कौशल का मतलब हुआ लिखना। तो क्या इन चारों में से कहीं हंसना का हमने डिस्कस किया? नहीं ना। तो ये जो है वो हमारा भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर, यहाँ पे ये जो है वो राइट आंसर हो गया। अब 5 सितंबर को क्या बनाया जाता है? तो टीचर्स डे या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्मदिन है, पुण्यतिथि, वो यहाँ पे जन्मदिन बनाया जाता है 5 सितंबर को। 26 जनवरी को आपको पता होगा कि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती या फिर लाल बहादुर शास्त्री जयंती जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। दोस्तों समझिए आप लोग कि विशेषण किसे कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। राम जाता है तो राम की यहाँ पे विशेषता तो कोई बता ही नहीं रहा है। सीता फल खाती है, ये भी गलत। मेरी गाय काली है, देखिए यहाँ पे जो है मेरी गाय, गाय आपका संज्ञा हो गया। राइट। अब काली जो है वो विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता। गाय का विशेषता यहाँ पे बता रहा है कि काली है, उसका रंग जो है वो काली है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ये जानिए कारक और कारक चिन्ह, ये चीज़ आपको याद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कारक से आपका जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। ओके, आप लोग याद रख सकते हो जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए
अपादान से संबंध का, की, के, ना, नी, ने, रा, फिर उसी तरह अधिकरण में, पर, संबंध है, अरे। तो ऐसे आप लोग जो है वो कारक चिन्ह को याद रख सकते हो। ये चीज़ आपको कहाँ मिल जाएगा? लेकिन इस चीज़ को हमने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर रखा है। ओके, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ भी हमने इसका नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दिया है, कारक का और कारक चिन्ह का। या फिर आपके पास कोई भी हिंदी ग्रामर का बुक है, वहाँ से आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। जहाँ से भी याद कीजिएगा कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप कारक चिन्ह को याद कर लीजिएगा तो आपका जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वाहनारूढ़, तो इसको अगर हम लोग अलग करेंगे तो जैसे कि वाहन पर आरूढ़, वाहन पर आरूढ़ मतलब कि वाहन पर आरूढ़ मतलब चढ़ना। ओके, तो वाहन पर आरूढ़। तो यहाँ पे पर जो है वो कारक चिन्ह आया। अब पर किस में आता है भाई? तो पर जो है वो अधिकरण में आता है, अधिकरण में पर। तो यहाँ पे अधिकरण कारक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, सत्ताधीश। तो सत्ताधीश यहाँ पे क्या है? सत्ता का धीश, सत्ता का धीश। तो देखिए यहाँ पे का आया तो संबंध कारक हो गया। गंगा जल, तो गंगा का जल, तो यहाँ भी संबंध कारक, क्योंकि का जो है कमिकर का जो है वो आपका संबंध कारक का कारक चिन्ह है। रेखा चित्र, रेखाओं का चित्र इसका बन जाएगा। तो रेखाओं का चित्र, इसमें भी का आया, यानी का जो है वो संबंध कारक से रिलेटेड है। राइट। अब एक बात है कि ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट से सेम टू सेम उठा लिया गया है। 2013-14 में जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था पेपर 3 का, उसमें से ये क्वेश्चन डिट्टो जो है वो सेम उठा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को जो है वो रसराज कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है श्रृंगार रस जो है वो अधिक, अत्यंत व्यापक है। श्रृंगार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, श्रृंग प्लस आर, श्रृंगार। अब श्रृंग का अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो यहाँ में पे जो है श्रृंग का अर्थ होता है कामोद्रेक। कामोद्रेक हिंदी का एक शब्द है। ओके, और आर का मतलब होता है वृद्धि प्राप्ति, वृद्धि प्राप्ति। ये चीज़ आप याद रखिएगा। हमने क्या बताया आपको कि श्रृंगार रस को रसराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है अत्यंत व्यापक है। ये आपका रीजन हुआ। श्रृंगार रस दो शब्दों से मिलकर बना है, श्रृंग प्लस आर। श्रृंग का अर्थ होता है कामोद्रेक और आर का अर्थ होता है वृद्धि प्राप्ति। ये चीज़ भी आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए श्रृंगार रस जो है वो सौंदर्य, प्रकृति, सुंदरवन, बसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना आदि के बारे में वर्णन करता है। ओके, या फिर ये कहें तो श्रृंगार रस में किसका किसका वर्णन किया जाता है? तो आप कह सकते हो कि सौंदर्य हो गया, प्रकृति, सुंदरवन, वसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वीर रस। वीर रस क्या है भाई? इसमें क्या किया जाता है? तो जिस प्रसंग अथवा काव्य में वीरता युक्त भाव प्रकट हो, जिस प्रसंग अथवा काव्य में वीरता युक्त भाव प्रकट हो, जिसके माध्यम से उत्साह का प्रदर्शन किया गया हो, वहाँ पे जो है वीर रस का उपयोग किया जाता है। हास्य रस क्या है? तो जिस प्रसंग अथवा काव्य में हास्य युक्त भाव का प्रकट हो, ठीक है, हास्य युक्त भाव का प्रकट हो, वहाँ पे हम लोग जो है वो हास्य रस का उपयोग करते हैं। तो आई होप कि आप इससे जो है वो समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल। घनानंद को जो है वो रीतिकाल का कवि माना जाता है। ये चीज़ आप जान गए। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप यहाँ पे देखिए जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए घनानंद ने एक कविता लिखी थी, ओके, और उसमें जो है एक शब्द का प्रयोग बहुत बार किया था। ये चीज़ आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि घनानंद की कविता में सर्वाधिक प्रयोग किया गया शब्द, तो सुजान। सुजान जो है एक शब्द था जो उनके कविता में सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? दूसरा पॉइंट देखिए कि घनानंद जो है एक ग्रंथावली लिखे थे, ठीक है, ग्रंथ को लिखे थे, और उसमें जो है वो 16 रचनाएँ को संकलित किए थे। एक ग्रंथ लिखे थे जिसमें जो है वो 16 रचनाएँ को संकलित कर दिए थे। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट जो है इनकी जो है घनानंद की सर्वाधिक रचना, लोकप्रिय रचना, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि घनानंद का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रचना का नाम बताइए। तो उसका नाम था सुजान हिते। सुजान हिते।
और ये जो रचना था सुजान हिते में, उसमें टोटल जो है वो 507 पद थे, 507 पद थे। तो इतना चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए आगे भक्ति काल क्या है भाई। तो भक्ति काल के कुछ कवि के नाम आपको याद रखना है यहाँ पे, जैसे कि तुलसीदास जी, सूरदास जी, जायसी, नंददास। ये सब तो नाम कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा पहले कि तुलसीदास, सूरदास, नंददास, जायसी, आपको शायद नया लग रहा होगा। तो ये सब चारों जो है वो भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं या फिर एक फेमस कवि थे। ओके, रीतिकाल क्या है। रीतिकाल तो हमने पढ़ लिया, घनानंद का काल है। अब आदिकाल यहाँ पे क्या है। तो आदिकाल के कुछ कवि का नाम आपको पूछा जा सकता है कि आदिकाल के कुछ कवि का नाम बताइए। तो चंद्रवर दाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, ये सब जो है वो आदिकाल के कुछ कवि थे। भारत तेंदु काल क्या था। तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र हो गया, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमाहान, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोगों को जो है इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। क्या क्या हमने बताया कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये सब जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। रीतिकाल में हम लोग देखिए कि घनानंद जो है वो एक बहुत ही फेमस कवि थे। ओके, रीतिकाल में और बात करें तो रीतिकाल में जो है वो केशव दास, इसके अलावा आलम, भूषण, मतीराम, ये 4 नाम आपको याद रखना है। पहला हो गया घनानंद, तो आपको याद रहेगा। इसके अलावा 4 और, केशव दास, आलम, भूषण और मतीराम, ये चारों जो है वो आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कि कौन सा जो है वो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है। ओके, तो आप अगर आशीर्वाद शब्द लिखते होंगे कहीं तो आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पे शुद्ध जो है वो कौन सा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है को में किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे कारक से रिलेटेड जो है वो और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि को में किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हम लोगों ने बताया था कि कर्ता ने कर्म को, तो देखिए कर्म जो है वो यहाँ पे को या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कारक चिन्ह आप याद जरूर कर लीजिएगा। इसका जो है वो एक नोट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम में आप RKM स्टडी सेंटर को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा सर्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी के प्रसिद्ध हैं। तो बिहारी में क्या प्रसिद्ध है, बिहार में क्या प्रसिद्ध है। ओके, तो देखिए बिहार में जो है वो दोहा बहुत ज़्यादा फेमस है। बिहार में जो है दोहा बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए बिहारी सतसई में कुल दोहा की संख्या 713 है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखिएगा। बिहारी सतसई एक ग्रंथ है, समझ लीजिए। उसमें जो है टोटल दोहा की बात किया जाए, कुल दोहा, तो वहाँ पे 713 है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। बिहारी ने अपनी बहुज्ञता अर्थात ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद, राजनीति, लोक संबंधी आदि विषय के ज्ञान को बिहारी सतसई में प्रस्तुत किया है। समझ में आ गया कि बिहारी सतसई क्या है। एक ग्रंथ है जिसमें बिहारियों ने बहुज्ञता, ज्योतिष विज्ञान, बहुज्ञता मतलब कि बहुत सारे ज्ञान। ओके, बहुज्ञता मतलब बहुत सारे ज्ञान, जैसे कि ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद, राजनीति, लोक संबंधी आदि विषय के ज्ञान को बिहारी जो है वो सतसई में प्रस्तुत किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब है और एक पॉइंट आप याद रखिए यहाँ पे कि पदम सिंह शर्मा ने बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको पूछा जा सकता है कि किसने बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहा है। तो पदम सिंह शर्मा नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने जो है वो बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहा है, राइट। तो यहाँ का 15 का तो ऑप्शन नंबर दोहा हो जाएगा।